हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ PCS। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, रोजाना सुबह 8 बजे एक इंपॉर्टेंट सेशन लेकर मैं आता हूं, तो जिसमें मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे बायोलॉजी पढ़ते हैं। तो आज है ट्यूसडे और ट्यूसडे को पढ़ेंगे हम बायोलॉजी। और बायोलॉजी का एक चैप्टर हमने स्टार्ट किया था जिसका नाम था टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी से आज आगे बात करने वाले हैं। तो आज हम पूरा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को बहुत अच्छे से देखेंगे, जिसमें पंच जगत का जो वर्गीकरण किया था विटेकर के द्वारा, उसको आज बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो कल मैंने आपको कुछ बेसिक चीजें बताई थी, जिसमें 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था। तो सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले जो थे वो थे लिनियस जी। फिर अर्न्स्ट हैकेल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। फिर वू काल्सी ने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है। तो ऐसे अब कोपलैंड की बात करें तो उन्होंने 4 किंगडम जो है क्लासिफिकेशन। तो ऐसे अलग अलग बातें हमने करी थी कल। तो उसके आगे हम लोग आज लेक्चर में जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसको देखने वाले हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है, ये भी टेक्सोनॉमी का ही पार्ट है। मतलब पंच जगत जो होता है उसका वर्गीकरण की बात करने वाले हैं हम। तो पंच जगत वर्गीकरण के अंदर आपका बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, जिसको हम लोग आज देखने वाले हैं कि भाई मोनेरा क्या होता है, प्रोटिस्टा क्या होता है, फंगाई क्या होता है, प्लांटे क्या होता है, एनिमेलिया क्या होता है। ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे। इसके अलावा कोई भी तरह के आपको डाउट्स हैं, कुछ भी चीज़ पूछनी है, तो इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझसे जुड़ सकते हैं। इस लेक्चर की PDF ऊपर दिए गए लिंक पर, टेलीग्राम लिंक पर अपलोड हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। उससे पहले कल के कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको मैंने दिए थे। बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर्स दिए थे, तो जिनको नहीं बने हैं वो आंसर्स देख लें। तो उसके बाद फिर हम आगे सेशन प्रोसीड करते हैं। तो पूछा गया था बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है। तो मैंने आपको सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बताई थी, स्पीशीज हो जाता है। स्पीशीज के ऊपर क्या होता है, तो जीनस होता है। जीनस के ऊपर क्या होती है, तो फैमिली होती है। और सबसे ऊपर हमने बात करी थी किंगडम होती है। किंगडम, फिर फाइलम, ऑर्डर, इस तरीके से हमने अलग अलग देखी थी। तो इसमें जो है सबसे नीचे क्या मिलता है हमको, स्पीशीज मिलते हैं। तो भाई जो आपकी ये होती है वंश और ये होती है जाति, उससे ऊपर होता है कुल, ये होता है जगत, ये होता है संघ। ये सब चीजें मैंने कल डिस्कस करी थी। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर आपसे पूछा जाता है, तो वो ऑर्डर जो है कल डिस्कस किया था, उसको जरूर देख लेंगे। तो उसमें जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, जाति है या प्रजाति है, मतलब स्पीशीज आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, द बुक सिस्टेमा नेचुरे वाज रिटन बाय। तो भाई आपका एक बुक मैंने आपको बताई थी सिस्टेमा नेचुरे, जिसमें क्या था, तो इस सिस्टेमा नेचुरे के अंदर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में दिया गया था। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन मतलब 2 जगत या द्वि जगत जो है वर्गीकरण के बारे में किसने बताया था, तो कार्ल लिनियस ने बताया था। इन्हीं को फादर ऑफ क्या कहा जाता है, तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी इन्हीं को जाना जाता है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन था कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय, जो आज हमारा टॉपिक भी है, इसी की बात करने वाले हैं। तो किसने दिया था, आर विटेकर ने दिया था। तो इसको ही हम डिस्कस करेंगे, आर विटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है। तो कल हमने कुछ चीज़ें देखी थी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देख लिया था कि भाई टेक्सिस का मतलब क्या होता है। तो टेक्सिस का मतलब है अरेंजमेंट और नोमोस का मतलब है मेथड। तो लोग जीवों को एक तरीके से व्यवस्थित करने का जो तरीका है, जो विधि है, उसी को वर्गीकरण या फिर टेक्सोनॉमी कहा जाता है। तो इसमें जो फादर थे उनके बारे में डिस्कस किया था। हु इज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, जो आपके वर्गीकरण के जनक है, उनका नाम है कार्ल लिनियस। कौन सी किताब लिखी थी, तो इन्होंने सिस्टेमा नेचुरे लिखी थी। इसके अलावा इन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में भी बताया था, जिसमें सबसे बड़ी यूनिट मैंने आपको बताई थी किंगडम और सबसे छोटी होती है स्पीशीज। तो इसी को हम क्या कह देते हैं, जाति या प्रजाति कहते हैं। इसी को जगत कहते हैं। फिर फाइलम होता है, क्लास होता है, ऑर्डर होता है, फैमिली होती है, जीनस होता है। तो ये मैंने आपको बताया था कि इसको अच्छे से पढ़ लेंगे आप। इसके बाद हमने बायनोमियल नोमेनक्लेचर, जो द्विपदी नामकरण पद्धति होती है, कई चीज़ों के नाम हमने देखे थे। इसके अलावा जो इसमें हमने सबसे पहले वू काल्सी की बात करी थी। 1977 में इन्होंने 3 डोमेन क्लासिफिकेशन दिया था। अर्न्स्ट हैकेल ने 1894 में 3 किंगडम क्लासिफिकेशन और कोपलैंड का 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका था। तो इसके बाद जो है हमने सिस्टेमा नेचुरे की भी बात करी थी। ये सिस्टेमा नेचुरे किसने लिखी है, कार्लस लिनियस ने लिखी थी 1758 में। जो आज क्वेश्चन दिया था उसी से पूछा गया था। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ सभी लोग सुधार लेंगे कल के लेक्चर में। ये जो है 1769 आ गया था, इसको 1969 कर लेंगे। ये जो है थोड़ा सा मिसटाइप हो गया है, तो इसमें
जो है कंफ्यूज मत होइएगा। जो विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है, जो आज हमारा टॉपिक भी है कि जो पंच जगत का वर्गीकरण है ये किसके द्वारा दिया गया, तो ये दिया गया है आर विटेकर के द्वारा। तो आर विटेकर जो है उनके द्वारा कब दिया गया है, तो हाल ही में दिया गया है। 1959 डेट मिलती है और 1969 डेट मिलती है। जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो आपका 1959 दिया गया है, लेकिन जितने भी स्टैंडर्ड बुक्स आप पढ़ेंगे, बड़े बड़े जो इंडियन ऑथर्स के अलावा भी अगर हम बात करें, बाहर के जो बड़े बड़े राइटर्स हैं उनकी सारी बुक्स में 1969 मिलता है। तो 1969 अगर आपको पेपर में आए तो 1969 लगाइएगा, 59 आ जाएगा तो आप एनसीईआरटी के हिसाब से 59 लगाइएगा। अब आपके दिमाग में आ जाए सर क्वेश्चन दोनों ही आ जाए, तो दोनों के हिसाब से आप 59 लगाइएगा, क्योंकि एनसीईआरटी का है तो क्लेम करने के लिए ये जो है आंसर के लिए आपके पास सोर्स एनसीईआरटी हो सकता है। लेकिन दोनों नहीं आते हैं। जो भी मैंने पेपर्स में देखा है, मोस्टली पेपर्स में 69 आया हुआ है, कुछ कुछ पेपर्स में पहले 59 भी आया हुआ था, तो मोस्टली ऑथर्स 69 कंसिडर करते हैं। तो जो विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो किस भाग पर है, वो 5 तरीके से बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले क्या है, मोनेरा है, मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा के बाद कवक फंगाई, फिर प्लांटी का मतलब पादप, और पादप के बाद जंतु। ये 5 चीज़ों में इन्होंने चीज़ों को बांटा था। तो ये जो है हम सबसे ज़्यादा जो मान्यता देते हैं, जो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक मानते हैं और जिसको हम सबसे ज़्यादा पढ़ते भी हैं, वो किसका पढ़ते हैं, विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो ये क्यों पढ़ा जाता है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, आज बहुत अच्छे से समझ लेंगे इसको। तो इसको समझने से पहले जो है कुछ चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बात बताई थी कि भाई इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ कि भाई अरेंजमेंट सबने अलग अलग दिया है। जो अरेंजमेंट होता है, क्लासिफिकेशन जो है वो सबका अलग अलग है। जैसे कि हमने बात करी लीनियस की, तो लीनियस ने अलग दिया, 2 किंगडम दे दिया। अगर हम बात करें किसकी, अर्न्स्ट हैकेल की, तो अर्न्स्ट हैकेल ने हमको 3 किंगडम दे दिया। कोपलैंड ने हमको 5 किंगडम दे दिया। इसके अलावा कोपलैंड ने 4 किंगडम दे दिया है। इसके अलावा विटेकर की जो हम बात कर रहे हैं, ये इन्होंने 5 किंगडम दे दिया। तो जिसको जैसी सहूलियत मिली वैसा दिया गया, लेकिन बहुत ज़्यादा फेमस जो हुआ वो विटेकर का हुआ, जो रिसेंटली 1969 में दिया गया, जिसको आज हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। तो ये इसका कारण क्या है, तो मैं आपको कल भी बता चुका हूं, अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटी एंड द डिफरेंसेस इज नोन एज क्लासिफिकेशन। जीवों की उनकी समानता और भिन्नता के आधार पर समूहों में व्यवस्थित करना वर्गीकरण के रूप में जाना जाता है। तो इसके मैंने आपको सारी चीजें बताई थी, एक सिस्टमैटिक मैनर में पढ़ना, एक व्यवस्थित तरीके से जो है किसी का अध्ययन करने के लिए काम आता है, और ये हमको हेल्प करता है ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से इवॉल्व हुए टाइम के साथ, कि वो किस समय के साथ विभिन्न जीवों विकसित हुए हैं। इसके अलावा इंटर रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ग्रुप्स, उनका जो अंतर संबंधों को समझने में मदद करता है। इसके अलावा इट फॉर्म्स अ बेस फॉर द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस लाइक बायोजोग्राफी। तो और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए क्लासिफिकेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका था। आज जो हमको देखना है वो किसके बारे में बात करनी है, इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करनी है। तो इसमें देखेंगे आप, सबसे पहले क्या आ जाता है, मोनेरा आ जाता है। अब मोनेरा या फिर आपका प्रोटिस्टा, इसके बाद ये जो है पादप, जंतु और कवक, ये सारी चीजें तो दी हुई हैं, लेकिन इनमें होता क्या है इसको बहुत अच्छे से समझना है। तो देखा जाए तो ये जो मोनेरा होता है, मतलब आप देखिए, जैसे आप क्लासेस पढ़ते हैं तो क्लासेस आपको सबसे पहले बेसिक नॉलेज देती हैं। मतलब आप जब क्लास 1 में जाते हैं, सेकेंड में जाते हैं, थर्ड में जाते हैं, तो ये जो बेसिक एजुकेशन होता है, आपका प्राइमरी एजुकेशन होता है, धीरे धीरे आप पढ़ना सीखते हैं, फिर धीरे धीरे सब्जेक्ट्स आपके टफ होते जाते हैं। तो सेम चीज़ आप ऑर्गेनिजम्स में भी आप जोड़ सकते हैं। जितने भी जीव हैं, जितने भी लाइफ हैं, वो पहले क्या थी, इनको कहा जाता है मोनेरा को प्रिमिटिव लाइफ। ये प्रिमिटिव लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। प्रिमिटिव लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें
तो ये जो है एकदम प्रारंभिक जीव हैं जो पूरी तरह से विकसित नहीं हुए थे, इनके अंदर बहुत ज़्यादा सेल डिवीजन नहीं देखने मिलता है, या बहुत ज़्यादा ये मल्टी सेलुलर नहीं थे। देखेंगे तो ये कैसा दिख रहा है आपको, यूनिसेलुलर। तो अक्सर देखा गया कि ये धीरे धीरे इंसान जो भी जीव थे, जितने भी स्पीशीज थे, वो यूनिसेलुलर हुए, फिर मल्टी सेलुलर होते गए, फिर उनमें धीरे धीरे अलग अलग चीज़ें काम करने लगी। मतलब क्या कि पहले एक ही सेल आपका क्या कर लेता था, रेस्पिरेशन करने लगा था, मतलब श्वसन का काम भी वही कर रहा है, डाइजेशन का काम भी वही कर रहा है, एक्सक्रीशन का काम भी वही कर रहा है, इसके अलावा रिप्रोडक्शन का काम भी यही कर रहा है। तो देखिए ये क्या कहा जा रहा है, पहले एक ही कोशिका जो थी वो क्या करती थी, सारे काम करती थी, मतलब एक ही कोशिका को सारे काम दिए हुए थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जीव विकसित होने लगे तो उनमें जो है बंटवारा होने लगा। जो मैं सेल्स और टिश्यूज में आपको बार बार यही तो पढ़ा रहा था कि भाई सेल जो थे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो थे, एक कोशिकीय जीव में एक कोशिका सारे काम करती थी। तो बेसिकली हमने भी ये जो ट्री बनाया है कि सबसे पहले पेड़ का जो है जो निचला भाग होगा वो विकसित हुआ होगा, फिर धीरे धीरे पेड़ फला फूला होगा। तो सेम चीज जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया हमारा विटेकर का, उसके हिसाब से पता चलता है कि जो सबसे प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव का मतलब जो सबसे पुराना है, वो क्या है, वो है आपका मोनेरा। मोनेरा में को क्या कहा गया, प्रोकैरियोटिक कहा गया। ये आपको शब्द समझने आ रहा होगा कि प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या, तो मैं आपको कई बार समझा चुका हूं सेल्स में कि प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब वही होता है जिसका न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है। ऐसी कोशिका जिसका केंद्रक पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ हो, उसको क्या कह देते थे हम, प्रोकैरियोटिक कह देते थे। और धीरे धीरे जब केंद्रक विकसित होने लगा तो उसी को आपका यूकैरियोटिक कहा जाने लगा। तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, एब्जॉर्ब्स और फोटोसिंथेसाइज, मोटाइल और नॉन मोटाइल, एसेक्सुअल। अब देखा जाए तो इनमें जो प्रजनन है वो अलैंगिक जनन बताया जाता है कि बेसिकली एक ही कोशिका थी, अब एक कोशिका से दूसरी कोशिका का फॉर्मेशन होना है तो वो एक ही चीज से हो जाएगा, तो उसी को या तो फिशन या बर्डिंग कहा जाता है, या एसेक्सुअल जो है रिप्रोडक्शन कहा जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब अलैंगिक जनन का। जैसे कि मानव है, ह्यूमंस के अंदर कैसा प्रोडक्शन होता है, तो हमारे यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि ओवम और स्पर्म मिलकर यहां पर बनाते हैं। क्यों, क्योंकि हम तो क्या हो गए, हम एनिमल्स के अंदर आ गए, और एनिमल्स के अंदर आपको मिलेगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हम यूकैरियोटिक हैं, मल्टी सेलुलर हैं, इंडेस्ट करते हैं, मोटाइल है, आसानी से घूम सकते हैं एक जगह से दूसरे। तो ये जो आपको बता रहा है ट्री, वो यही बता रहा है कि किस तरह से विकास हुआ है जीवों में। तो आपका मोनेरा से प्रोटिस्टा की ओर जर्नी हुई, फिर जो है प्लांट्स, एक ब्रांच एनिमल्स, और ये कवक, इस तरीके से चीजें अलग अलग हुई। तो इसमें यहां पर आपको कई शब्द दिख रहे हैं, कहीं दिख रहा है आपको यूकैरियोटिक, कहीं दिख रहा है यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर, एब्जॉर्ब करना, इंजेस्ट करना, फोटोसिंथेसिस, सेक्सुअल या एसेक्सुअल। तो ये सारी चीजें बता रहा है कि भाई ये क्या कर सकते हैं। जैसे प्रोटिस्टा के अंदर लिखा है सेक्सुअल और एसेक्सुअल, तो ये लैंगिक जनन भी कर सकते हैं, अलैंगिक जनन भी कर सकते हैं, जैसे ह्यूमंस के अंदर होता है। या बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया क्या होते हैं, बैक्टीरिया इसी कैटेगरी में आ जाते हैं, मोनेरा के अंदर आ जाते हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो कोई भी प्लांट उठाकर देख लीजिए। एनिमल्स की बात कर लें तो एनिमल्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। फंगस की बात करें या फंगाई की बात करें, इनमें भी सेक्सुअल होता है। तो ये जो चार्ट है, अभी मैंने ये चीज़ समझाई नहीं है, बस एक चीज़ आपको बताने के लिए है कि जैसे जैसे एक पेड़ विकसित होता है, ऐसे ही इस संसार में, इस वर्ल्ड में लाइफ डेवलप हुई। और लाइफ में जो सबसे ज़्यादा एकदम परफेक्ट जिसके पास पूरा स्ट्रक्चर है वो है ह्यूमंस। ह्यूमंस सबसे विकसित जीव है इस पूरे ट्री के। तो यहां पर ह्यूमंस का डेवलपमेंट धीरे धीरे हुआ है। तो ये जो है आपको ये ट्री बता रहा है कि किस तरीके से मोनेरा का डेवलपमेंट, फिर प्रोटिस्टा का, फिर प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई का। तो ये हायर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं, ये लोअर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। अगर आपको बायोलॉजी में कहीं पर निचले जीव या लोअर ऑर्गेनिज्म शब्द आए तो मतलब कि जो प्रिमिटिव लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, मतलब जो एकदम पुराने थे, जो धीरे धीरे विकास होता गया और इनके अंदर यूनिसेलुलर से हम मल्टी सेलुलर आ गए, एसेक्सुअल से सेक्सुअल की तरफ आ गए, जो मोटाइल थे वो इमोटाइल हो गए। तो ये सारी चीजें जो है, चेंजेस जो देखने मिलते हैं, वो धीरे धीरे विकास होने पर हुआ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसको सिंपल तरीके से समझना हो तो कैसे समझा जाए, तो बहुत ही एक सिंपल तरीके का हम फ्लो चार्ट देखेंगे जिससे आपको पूरी चीजें 2 मिनट में समझने आ जाएगी। तो देखते हैं इस फ्लो चार्ट को। तो देखा जाए तो इस फ्लो चार्ट में बात की गई ऑर्गेनिज्म की, मतलब किसी भी जीव की।
तो भाई जीव को हम कैसे वर्गीकृत करें? तो जो सबसे पुराने जीव थे उनको हमने क्या बोला? मोनेरा। लेकिन मोनेरा किसको कहा? तो यहां पर हमने बात करी सबसे पहले प्रोकैरियोट्स की। अब प्रोकैरियोट्स क्या थे? तो प्रोकैरियोट्स का मतलब प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या हो जाता है? तो प्रोकैरियोटिक का मतलब मैंने आपको बताया था, कैरियोट का मतलब होता है केंद्रक। केंद्रक मतलब न्यूक्लियस, और प्रो का मतलब है पुराना। तो मतलब जिनमें क्या है, पूरी तरह से केंद्रक जो है वो विकसित नहीं हुआ है, जिसमें वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं है, उसको क्या कह दिया? प्रोकैरियोट्स कह दिया। तो यहां पर सबसे पहले जीव को हमने दो भागों में बांट दिया। दो भागों में कैसे बांट दिया? तो इसको ध्यान से देखिए। ये चीज तो मैं ऑलरेडी आपको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स बता चुका हूं, लेकिन जिसमें न्यूक्लियस क्या हो? न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड हो। ये एक चीज याद रखिए, न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड मतलब जिसका केंद्रक जो है वो पूर्ण रूप से विकसित है। जितने बच्चे मेरे शुरू से पढ़ रहे हैं तो मुझे जल्दी से बताइए कि न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? सेल की खोज सबसे पहले किसने की थी? वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। सेल के बाद सेल का जो न्यूक्लियस था उसको किसने डिस्कवर किया था? ये दो जल्दी से आंसर दीजिए। तो यहां पर जो यूकैरियोट्स हैं जिनमें न्यूक्लियस वेल डेवलप है, केंद्रक पूरी तरह से विकसित है, जिनमें नहीं था वो प्रोकैरियोट्स हो गए। तो आप क्या कर रहे हैं? सबसे पहले जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को देख रहे हैं उसको बहुत आसान तरीका है कि क्या करिए, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सबसे पहले कि जिसके पास केंद्रक पूरी तरह से विकसित नहीं है या विकसित है, तो जिसके पास विकसित नहीं है उसको आपने क्या बोल दिया? प्रोकैरियोट्स। और प्रोकैरियोट्स में आपने किसका नाम रख दिया? मोनेरा का। तो मोनेरा क्या हो गए? जो ऐसे जीव हो गए जिनका केंद्रक पूरी तरह से विकसित नहीं है, न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं है। लेकिन जिसका डेवलप हो गया तो वो क्या हो गए? यूकैरियोट्स हो गए। वो क्या हो गए? यूकैरियोट्स हो गए। तो यूकैरियोट्स होने पर क्या नाम दिया जाए? तो यूकैरियोट्स मतलब जिनका न्यूक्लियस वेल डेवलप है। तो सबसे पहली चीज समझ में आ गई। हमने किसी भी जीव को पहचानना है तो हमने क्या किया? ऑर्गेनिजम्स की बात करी। क्या ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लियस डेवलप है या नहीं डेवलप है? नहीं डेवलप है तो वो हो गया प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में मतलब किसको डाल दिया हमने? मोनेरा को डाल दिया। तो 5 किंगडम में हमें एक किंगडम मिल गया, एक जगत मिल गया। अब हम दूसरी पे आ गए। जब हम दूसरी बात पर आ रहे हैं तो दूसरी बात में यह कहा जा रहा है कि भाई न्यूक्लियस क्या हो जाए? न्यूक्लियस वेल डेवलप हो जाए। न्यूक्लियस क्या हो जाए? वेल डेवलप हो जाए। तो भाई न्यूक्लियस हो गया वेल डेवलप। तो न्यूक्लियस अगर वेल डेवलप है तो उसी चीज को क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा यूकैरियोट्स। अब यूकैरियोट्स अगर मिल रहा है तो दूसरा सवाल उठता है कि अब वो आपका यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है? मतलब प्रोकैरियोट्स में मोस्टली क्या होता है? ये यूनिसेलुलर होते हैं। ये कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय होते हैं। लेकिन जब आप यूकैरियोट्स पे आ गए तो आपके पास दूसरा सवाल उठा कि भाई जो यूकैरियोट्स हैं वो यूनिसेलुलर हैं या मल्टीसेलुलर है, एक कोशिकीय हैं या बहुकोशिकीय हैं? सबसे पहले तो क्या हुआ? आपने देखा कि न्यूक्लियस वेल डेवलप है या नहीं है? नहीं है तो एक कैटेगरी रख दी मोनेरा। है तो फिर उसके अंदर चेक किया गया क्या वो एक कोशिकीय है या वो बहुकोशिकीय है? तो फिर पता चला कि वो एक कोशिकीय है। तो अगर वो एक कोशिकीय है तो उससे आपको दूसरा जगत मिल गया, सेकेंड किंगडम मिल गई, जिसको आपने क्या नाम दे दिया? प्रोटिस्टा। लेकिन अगर वो मल्टीसेलुलर है तो हम फिर अंदर जाएंगे। अभी तो एक कोशिका हुई तो बात खत्म हो गई, लेकिन अगर वो मल्टीसेलुलर है, वो बहुकोशिकीय है, तो फिर चेक किया जाएगा क्या उसके पास सेल वॉल है या उसके पास सेल वॉल नहीं है। समझिए, सबसे पहले क्या चेक किया जा रहा है? सबसे पहले चेक किया जा रहा है कि केंद्रक पूरी तरह से विकसित है या नहीं है। नहीं है तो वो प्रोकैरियोट्स, और प्रोकैरियोट्स में पहला जगत मोनेरा आ गया, फर्स्ट किंगडम आ गई। फिर देख रहे हैं कि भाई उसके अंदर न्यूक्लियस वेल डेवलप है। अगर न्यूक्लियस वेल डेवलप है तो वो क्या यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है? वो एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है? तो वो एक कोशिकीय है। वो यूनिसेलुलर है तो यूनिसेलुलर हुआ तो प्रोटिस्टा। अब मल्टीसेलुलर है तो फिर चेक कर रहे हैं क्या उसके पास कोशिका भित्ति है या नहीं है। तो अगर उसके पास कोशिका भित्ति नहीं है तो वो क्या हो गया? एनिमल हो गया। और आपको शुरू से पता है जब तक आप सेल पढ़ रहे थे कि एनिमल्स के अंदर सेल वॉल होती है या नहीं? तो नहीं होती है। तो भाई आपको यहां पर थर्ड किंगडम भी मिल गई। फिर हम बात कर रहे हैं कि भाई सेल वॉल है, जिनके पास सेल वॉल है
तो सेल वॉल मिलने पर आपके पास चौथी कैटेगरी में फिर चेक किया जाएगा कि भाई सेल वॉल तो है, लेकिन क्या वो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, मतलब क्या वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, वो स्वपोषी हैं या परपोषी हैं, मतलब वो ऑटोट्रॉप्स हैं या हेटेरोट्रॉप्स हैं। तो इसमें बात की गई कि जो आपके फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, जिनके पास कोशिका भित्ति है, तो उनको बोल दिया गया प्लांट्स, पादप कह दिया गया, जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। और फिर देखा गया नॉन ग्रीन एंड डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते हैं, तो हमने यहां पर चौथी कैटेगरी बांट दी और ये बांट दी पांचवी कैटेगरी। तो इस तरीके से हमने सारी कैटेगरीज को इस तरीके से डिवाइड कर दिया है। तो आपको ये चीज समझने आ रही होगी कि क्या किया हमने। तो यहां पर सबसे पहले 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, हमने लिया ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म में हमारा पहला सवाल है कि क्या इसका न्यूक्लियस डेवलप है या नहीं डेवलप है। तो बोला गया कि नहीं डेवलप है। तो अगर न्यूक्लियस नहीं डेवलप तो प्रोकैरियोट, और प्रोकैरियोट में क्या आ गया, मोनेरा आ गया। फिर चेक किया गया कि भाई जो वेल डेवलप्ड है तो उसको बोला गया यूकैरियोट। तो यूकैरियोट से अंदर सवाल पूछा गया कि क्या वो यूनिसेलर है या मल्टीसेलर। तो अगर वो यूनिसेलर है तो प्रोटिस्टा, मल्टी सेलर है तो चेक किया जाए क्या उसके पास सेल वॉल है या सेल वॉल नहीं है। अगर वो सेल वॉल नहीं है तो वो एनिमेलिया हो गया। अगर सेल वॉल है तो वो फिर चेक किया जाएगा क्या वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, क्या वो अपना भोजन बना सकता है, क्या वो प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। तो अगर कर सकता है तो वो प्लांट हो गया, पादप हो गया, और नहीं कर सकता है तो वो फंगस हो गया। तो ये पूरा का पूरा बेसिस था किसका, विटेकर का, जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है। तो जितने भी बच्चे ये लेक्चर देख रहे हैं, फटाफट इस जो फ्लो चार्ट है इसको ड्रॉ कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो यहां तक सबको बात क्लियर हो गई। तो ये देख लिया आपने। अब हम इसमें एक एक चीज पर बात कर लेते हैं कि भाई मोनेरा है तो प्रोकैरियोट्स है। प्रोकैरियोट्स का मतलब इसका न्यूक्लियस जो है वो वेल डेवलप्ड नहीं है, वेल डेवलप्ड नहीं है। मतलब कैसा, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक कोशिका है। अब ये कोशिका के अंदर ये बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए आरएनए मिलते हैं हमको। तो जिसके अंदर वेल डेवलप क्या ना हो, न्यूक्लियस नहीं हो, तो वो हो जाते हैं क्या, प्रोकैरियोट्स। और प्रोकैरियोट्स में ही एक कैटेगरी है मोनेरा। तो एक एक करके इनको समझ लेते हैं, जो आज हमारा टॉपिक है आपको समझने आ जाएगा। तो अभी तक चीजें समझने आई होंगी। तो देखते हैं मोनेरा को। तो मोनेरा देखने में कुछ इस तरीके से होते हैं। तो ये जो है प्रिमिटिव है, बहुत ही पुराने जीव हैं। जब इस संसार में धीरे धीरे जीवों का विकास हो रहा था तो उसमें जो पहली कैटेगरी बोल दी जाए वो मोनेरा है, जो वेल डेवलप नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए, क्योंकि ये तो ऑलरेडी क्या है, प्रोकैरियोट्स है। प्रोकैरियोट्स का मतलब जिनका न्यूक्लियस अभी डेवलप ही नहीं हुआ, मतलब जिनका केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित ही नहीं हुआ है। इनका जो न्यूक्लियस मटेरियल है, डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम्स, क्रोमोटिन, वो ऐसे ही बाहर कहीं पर भी पाया जाता है, पूरी रूप से विकसित नहीं मिलता। तो इसको आप किस तरीके से बता सकते हैं मोनेरा के बारे में, अगर आपको डायरेक्ट आ जाए लिखने, या मोनेरा को आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इसके एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या लिखेंगे। तो कुछ पॉइंट्स इसके देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है ये कैसा है, प्रोकैरियोटिक होता है, यूनिसेलुलर होता है। मतलब जो मोनेरा है वो प्रोकैरियोटिक तो है, साथ साथ एक कोशिकीय है। मतलब इसका केंद्रक जो है वो पूर्ण रूप से क्या है, विकसित नहीं हुआ है। तो इसका केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ, ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज क्या कहा जा रहा है, कैन बी ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। मतलब ये भोजन अपना स्वयं बना भी सकता है या दूसरे पर निर्भर भी कर सकता है। तो स्वपोषी भी कहा गया और इसको विषमपोषी भी कहा गया, या इसको परपोषी भी कहा जाता है। मतलब ये जो मोनेरा किंगडम के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, मोनेरा जगत के अंदर जो आते हैं, सबसे पहली चीज उनका केंद्रक विकसित नहीं होता। दूसरी बात वो एक कोशिकीय होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बना भी सकते हैं या किसी दूसरे पर निर्भर भी कर सकते हैं। इनके पास बोला जाए तो मे और मे नॉट हैव सेल वॉल। जैसे मैंने आपको बैक्टीरिया का बताया था, तो बैक्टीरिया की सेल वॉल मैंने आपको शुरुआत क्लासेस में बताई थी, पेप्टाइडो ग्लाइकेन की बनी होती है। लेकिन सब मोनेरा के जो जीव हैं उनमें सेल वॉल मिलती है, तो ऐसा नहीं है। तो बोल सकते हैं मे और मे नॉट हैव सेल वॉल, कोशिका भित्ति हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, तो एनाबेना आ जाएगा, बैक्टीरिया का एग्जाम्पल जीवाणु का आ जाएगा, साइनोबैक्टीरिया का आ जाएगा, ब्लू ग्रीन एल्गे आ जाएगा। ब्लू ग्रीन एल्गे देखी होगी आपने, तालाबों के ऊपर एक हरी सी चादर हो जाती है, बरसात में अगर आप देखेंगे कहीं काई जम जाती है, तो वो जो चीज होती है वो ब्लू ग्रीन एल्गे होता है।
तो ब्लू ग्रीन शैवाल जिसको ऑटोट्रॉफिक है, और वहीं पर बैक्टीरिया जो है वो हेट्रोट्रॉफिक भी है। बैक्टीरिया जो बोला जाता है कि हर जगह मिलते हैं, बैक्टीरिया किसी भी चीज़ को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं, डिकम्पोज करने का काम करते हैं। अगर जैसे आप देखते हैं कि कोई आप भोजन कहीं ज़मीन में डालकर चले जाइए, कुछ 15-20 दिन बाद आएंगे तो वो भोजन नहीं मिलेगा, तो डिकम्पोज किसने कर दिया होगा? बैक्टीरिया ने। तो वो निर्भर करता है दूसरी चीज़ों पे, इसलिए उसको हेट्रोट्रॉफिक कहा जाता है। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब अपना भोजन स्वयं नहीं बनाना। तो ये जो है आपका मोनेरा हो गया। बढ़ते हैं दूसरी किस्म की ओर, जिसको कहा जाता है प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा में एक कैटेगरी थी कि ये कैसे हैं? यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक का मतलब जिनका केंद्रक विकसित हुआ है, जिनका न्यूक्लियस वेल एस्टैब्लिश है, लेकिन ये कैसे हैं? ये यूनिसेलुलर हैं, मतलब इनके अंदर एक कोशिका ही है। तो देखा जाए तो ये क्या है? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं। दे एग्जिबिट एन ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इनके अंदर भी देखा जाता है कि ये पोषण में स्वपोषी भी हो सकते हैं, परपोषी या विषमपोषी भी विधि प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा इनके अंदर क्या होता है, मैंने आपको अभी जब टिश्यूज पढ़ाए थे तो टिश्यूज में मैंने आपको एक चीज बताई थी सीलिया के बारे में। सीलिया या फ्लेगेला जिसको कहा जाता है, ये एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे कई ऑर्गन्स के अंदर मिलता है। याद करिए, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि हमारी बॉडी में 3 जगह ये काम करता है, जो कि आपका कहाँ होता है? आपके यूरिन को बॉडी से फ्लश आउट करने के लिए, एग्स जो आपका फीमेल्स के अंदर ओवम से जो एग बनता है, तो फेलोपियन ट्यूब से जो एग यूट्रस की तरफ आता है उसको लाने में मदद कौन करता था? तो सीलिया करता था। ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ था। तो सीलिया क्या होते हैं? ऐसे धागे नुमा आकार की चीजें होती हैं जो किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती हैं। तो जो प्रोटिस्टा होते हैं ये क्या होते हैं? स्यूडोपोडिया या सीलिया या फ्लेगेला होता है इनमें। इनके पास हरकत के लिए, हरकत मतलब मूवमेंट के लिए ये आपका स्यूडोपोडिया, सीलिया और फ्लेगेला होते हैं, जो इनके अंदर एक तरीके से मूवमेंट करते हैं। जैसे आप देख पा रहा होगा इनके अंदर जो ये मूवमेंट हो पा रहा है, ये फ्लेगेला के मूवमेंट के कारण हो पाता है। तो ये आपस में जो मूव करते हैं फ्लेगेला, ये टिश्यूज के अंदर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो वहां पर भी मैंने बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी जगह पे ये चीजें जो पास होती हैं तो उनमें ये मदद करता है। इसके अलावा ये किस में पाया जाता है? तो एमीबा और पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम जो होती हैं उनके अंदर जो है, ये बोल सकते हैं उसको किस कैटेगरी में डाला जा सकता है? प्रोटिस्टा की कैटेगरी में, जो यूनिसेलुलर होंगे, यूकैरियोटिक होंगे, मतलब इनका न्यूक्लियस वेल डेवलप होगा, और एक कोशिकीय होंगे। तो एक कोशिकीय होने पर सारे काम एक कोशिका ही करेगी। फिर बढ़ते हैं थोड़ा सा और विकसित चीजों पर, फंगस के ऊपर। और फंगस के ऊपर तो इस बार यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया है। इस बार आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गुच्ची नाम की एक चीज थी, वो क्या है? तो वो फंगस ही है, एक फंगस का ही टाइप है। ये आप अभी यूपीएससी का पेपर उठाकर भी देखेंगे तो पूछा गया है। कवक जो होते हैं इनके पास सेल वॉल होती है, और मैंने आपको बताया था फंगस के पास किसकी सेल वॉल होती है? तो काइटिन की बनी होती है। लेकिन ये क्या होते हैं? मोस्टली परपोषी होते हैं, मतलब दूसरे से अपना भोजन बनाते हैं। तो इनके बारे में देख लेते हैं। तो ये है मल्टी सेलर, ये क्या है? बहुकोशिकीय है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, केंद्रक वेल डेवलप है, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। इसके अलावा दे एग्जिबिट अ सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखिए ये क्या है? इनका पोषण सेप्रोफिटिक मोड का प्रदर्शन करते हैं। मतलब ये क्या होता है? जैसे आप देखेंगे कि मशरूम की जहां खेती होती है तो उसमें क्या किया जाता है? चीजें जितनी ज्यादा सड़ती जाती हैं, सेप्रोफाइटिक बोला जाता है जिनको, कि ये धीरे धीरे जो चीजें डिकम्पोज होती हैं उनसे इनकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। तो भाई इस ऐसी जगहों पर आप देखेंगे कि फंगस जमने लगती है। तो जैसे जैसे आपका डिकम्पोजिशन होता है कि कोई चीज खराब होने लगती है तो वहां पर फंगस का डेवलपमेंट होने लगता है। तो ये जो है ये पोषण के एक सेप्रोफिटिक मोड का प्रदर्शन करते हैं। द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, इनकी कोशिका काइटिन की बनी होती है। इसके अलावा दे लिव इन अ सिम्बायोटिक रिलेशन विद ब्लू ग्रीन एल्गे। तो देखा जाए तो ये क्या होता है? नीले हरे शैवाल के साथ सहजीवी संबंध में रहते हैं। मतलब एक रिलेशन होता है जिसको बोला जाता है सिम्बायोटिक रिलेशन। सिम्बायोटिक रिलेशन क्या कहलाता है? तो सिम्बायोटिक रिलेशन का मतलब होता है कि एक होता है मास्टर और दूसरा होता है स्लेव।
एक मालिक एक नौकर होता है, मतलब सिम्बायोटिक का मतलब बहुत सरल शब्दों में समझे तो भाई एक दूसरे की जो जरूरत है उन दोनों को पूरा कर देना और अपना अपना काम निकाल लेना, उसको बोला जाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब देखिए क्या होता है कि फंगस क्या अपना भोजन बनाते हैं? तो नहीं बनाते हैं। तो ये क्या करते हैं, एल्गे जो होता है, एल्गे आपने सुना होगा जो शैवाल होता है, जो मैं अभी बता रहा था कि तालाबों के ऊपर जो ग्रीन कलर की एक लेयर होती है उसको आप क्या कहते हैं? एल्गे कहते हैं। तो एल्गे क्या करते हैं? अपना फूड बनाते हैं। तो फंगस जो होते हैं वो एल्गे से क्या ले लेते हैं? फूड ले लेते हैं, मतलब भोजन ले लेते हैं। और फंगस जो होते हैं एल्गे को क्या दे देते हैं? शेल्टर दे देते हैं। शेल्टर का मतलब कि ये इसको सुरक्षा दे देते हैं, एक परत इसके ऊपर जमा के रखते हैं कि इसकी सुरक्षा कर देते हैं और ये इसको उसके बदले भोजन दे देता है। तो इस तरह के रिलेशन को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या सहजीवी संबंध कहा जाता है। अब ये किस में होता है? ईस्ट में, अगर हम एस्परजिलस की बात करें, या फिर आपका जैसे मशरूम है इसमें बात कर लें, या जितनी भी तरह की आपके फंगस होते हैं, या फंगस के एग्जाम्पल जो है खमीर है, एस्परजिलस है, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आएंगी? फंगस के अंदर आएंगी। बढ़ते हैं और तो प्लांट्स की तरफ, ये और विकसित चीज़ है। ये भी कैसे हैं? मल्टी सेलर है, मल्टी सेलर है, बहुकोशिकीय हैं। तो ये कैसे होंगे? बहुकोशिकीय होंगे तो इनके पास जो कोशिका होगी वो पूर्ण रूप से विकसित होगी, उनका जो है केंद्रक बहुत अच्छा होगा, इनके पास सेल वॉल भी मिलेगा। सेल वॉल किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है, पैक्टिन का बना होता है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। इसके अलावा प्लांट्स के ऊपर मैंने सेल्स भी पढ़ा दिए हैं आपको सारे। इसके अलावा टिश्यूज़ की भी बात कर चुका हूं मैं। तो उन लेक्चर्स को ज़रूर देखिए, क्योंकि देखा जाए तो हम लोग एक एक करके टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। तो आप जो है आज ये 20वां नंबर का लेक्चर है, आज 20th नंबर का लेक्चर है, तो 19 लेक्चर में ऑलरेडी सेल्स और टिश्यूज़ को बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है मैंने, ताकि आपके कोई भी तरह के मेंस में भी क्वेश्चंस कैसे भी आ जाएं तो वो आपके गलत नहीं हो। तो उनको ज़रूर देखिए। जो लोग भी नए जुड़ रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि पुराने प्लेलिस्ट पे जाइए और उन लेक्चर्स को देखिए। तो कोशिका की बात कर दी हमने और आपकी उत्तक की बात कर दी है। तो ये दोनों को मैंने डिटेल में प्लांट्स के पढ़ाया हुआ है। यहाँ पर हम किंगडम की बात कर रहे हैं, तो ये किंगडम क्या होगा? तो मल्टी सेलर, यूकैरियोटिक, ये तो समझने आने लगा होगा अब आपको। ठीक है, इसकी सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है? सेलुलोज की मिली होती है। सेलुलोज का मतलब CHO, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ही सेलुलोज का कॉम्बिनेशन कहा जाता है। अब ये तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, यही तो अपना भोजन बनाएंगे, तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। और किंगडम प्लांटे सब डिवाइडेड। अब हमको प्लांट किंगडम भी तो आगे चलकर पढ़ना है। तो प्लांट किंगडम को विभाजित करने पर आपको थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मोनोकॉट, डाइकॉट, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो इनका भी विभाजन अलग से पढ़ना है, बस अभी नाम याद रख लीजिए। पाइन, फर्न्स, मैंगो ट्री, ये सारी चीज़ें किसके एग्जाम्पल हैं? तो ये प्लांट्स के। फिर एक किंगडम बची जो एनिमल्स है, और एनिमल्स के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरी है, तो उनको भी देख लेते हैं। तो एनिमल्स भी कैसे हैं? बहुकोशिकीय हैं, मल्टी सेलर हैं, यूकैरियोटिक हैं, और इनके पास क्या होता है? सेल वॉल नहीं होता है। और ये भोजन किस पर निर्भर करते हैं? दूसरों पर निर्भर करते हैं। आप भले सोच लें आप अपना खाना बनाते हैं, लेकिन वो खाना रॉ मटेरियल आपको नेचर ही देता है, तो आप प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते हैं। द ऑर्गेनिज्म इन किंगडम एनिमिलिया कैन बी सिंपल और कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर सरल और जटिल जीव दोनों हो सकते हैं। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया है? विटेकर के द्वारा दिया गया है। तो इसको अगर हम एक चार्ट के फॉर्म में देखें तो एक देख लेते हैं। तो इसमें जो है आपका एनिमिलिया के अंदर अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ें आपको और जो है यहाँ पर देखनी है, और एक हम पूरा का पूरा एनालिसिस कर लेंगे इन पांचों के बीच में, तो वो आपको समझने आ जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे आगे चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये क्या होते हैं? जेनेटिकली डाइवर्स होते हैं, जेनेटिकली आनुवंशिक रूप से विविध होते हैं। अब जेनेटिकली अगर हम एनिमल्स की बात करें तो सब में अलग अलग जीन्स मिलते हैं। कोई जीन अच्छा होता है, जैसे हमारे अंदर भी पूरी तरह से हम फादर जैसे नहीं हैं, हम मदर जैसे नहीं हैं, उनके कुछ कुछ जीन्स हमारे अंदर आए हैं, कुछ जीन्स हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से भी हमको मिले हैं। तो एनिमल्स के अंदर जेनेटिकली डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। वे संगठन के अंग प्रणाली स्तर का प्रदर्शन करते हैं। दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल है हमारे अंदर, इसको भी आगे मैं बताऊंगा कि किसके अंदर जो है बैकबोन होती है, नहीं होती है, वर्टेब्रे, ये सारी चीज़ें, और इनको भी अलग अलग चीज़ों में डिवाइड किया जा सकता है। पोरीफेरा, कोलेंट्रेटा, एक्नोडर्मेटा, कॉर्डिडेटा। ये एक थोड़ा सा टफ पार्ट लगता है कई लोगों को, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। अर्थवॉर्म्स, हाइड्रा, या कोई भी अगर हम बात करें तो ये सारी चीज़ें एनिमल्स के एग्जाम्पल हैं। तो अब इन 5 किंगडम्स को बहुत शॉर्ट में देख लेते हैं जो आज आपने समझा है।
तो एक बेसिकली जो शुरुआत वाला मैंने ग्राफ बताया था या फ्लो चार्ट बनाया था, उसको जरूर एग्जाम्स में अगर जो भी मेंस लिखते हैं तो वो बनाकर जरूर आइए कि ऑर्गेनिजम्स को बांट दिया, प्रोकैरियोट यूकैरियोट। प्रोकैरियोट हुआ तो क्या हो गया, मोनेरा हो गया। फिर आपका यूकैरियोटिक है तो चेक करेंगे यूनिसेलर है या मल्टीसेलर। यूनिसेलर निकल गया तो वो हो गया प्रोटिस्टा। मल्टीसेलर है तो चेक किया जाएगा सेल वॉल है या नहीं, नहीं है तो एनिमल, है तो फिर चेक किया जाएगा फोटोसिंथेसिस कर सकता है तो प्लांट्स, नहीं कर सकता है तो फंगस। तो इस तरीके से 5 डिवाइड किए हैं। तो इनको देख लेते हैं हम एक चार्ट के थ्रू। तो अब देखिए यहां पर हमने 5 किंगडम रखी हुई है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमलिया। इसके अलावा हमने क्या देखा है, इनमें कुछ हमने चीजें रखी हुई हैं जिनको कहा जा रहा है कि इनके अंदर जो कोशिका का प्रकार है वो कैसा है, मतलब वो आपकी विकसित कोशिका है या अविकसित कोशिका है, वेल डेवलप न्यूक्लियस है या नॉट वेल डेवलप है, इसके अंदर कोशिका भित्ति कैसी है, इसकी बात के बेसिस पर हमने इसको डिवाइड किया है। इसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसके अंदर जो नाभिकीय जो भित्ति होती है या केंद्रक भित्ति होती है उसकी झिल्ली जो बोला जाता है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये आपका नाभिकीय झिल्ली या केंद्रक झिल्ली जिसको कहा जाता है उसके बेसिस पर। इसके अलावा इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, सेल लेवल पे है या मल्टी सेलर लेवल है, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम है, इस पर बात की गई है और इनके पोषण की बात की गई। तो एक एक करके देख लेते हैं। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लेकिन इस चार्ट को अगर आपने पढ़ लिया तो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो देखा जाए तो मोनेरा कैसे हैं, प्रोकैरियोट है, मतलब जिनके अंदर केंद्रक पूरी तरह से विकसित नहीं है। तो ये जो सेल वॉल है नॉन सेलुलोज की होती है, पॉलीसेक्राइड अमीनो एसिड की होती है, इसमें सेलुलोज का मटेरियल नहीं होता है। कोशिका जो भित्ति होती है बैक्टीरिया में मैंने बताया था जैसे कि होती है, तो बैक्टीरिया भी मोनेरा में आ जाता है। तो कुछ चीज़ों में होती है लेकिन वो सेलुलोज नहीं होता। सेलुलोज का मतलब CHO, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का इसके अंदर फॉर्म नहीं होता है। इसमें पॉलीसेक्राइड और अमीनो एसिड ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन का कंटेंट होता है। प्रोटिस्टा में अगर हम बात करें तो क्या सेल वॉल होती है, तो किसी में होती है, होते ये भी कैसे हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। इसमें देखा जाए तो ये सारे के सारे यूकैरियोटिक मिलेंगे, सिर्फ प्रोकैरियोटिक में आपको मोनेरा मिलेगा। इसके अलावा सेल वॉल इसमें हो सकती है, इसमें भी होती है, इसमें भी होती है और इसमें काइटिन की बनी होती है। इसके अलावा यहां पर मैंने आपको बताया था पेप्टाइडोग्लाइकिन की बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकिन। इसके अलावा एनिमल्स में नहीं होती है, इसके अंदर प्रेजेंट होती है। सेलुलोज का मैंने आपको बताया CHO होता है, इसमें नॉन सेलुलोज होता है। इसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब न्यूक्लियस के बाहर वाली परत, तो इसमें तो हो ही नहीं सकती, इसके अंदर प्रेजेंट होती है, इनमें सब में प्रेजेंट होती है क्योंकि ये सारे कैसे हैं, यूकैरियोटिक, जिनके पास सच्चा न्यूक्लियस है, ट्रू न्यूक्लियस है, तो सबके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इनका जो होता है वो कोशिकीय स्तर पर ही होता है, कोशिका ही होती है। इनके अंदर भी यूनिसेलर हैं, एक कोशिकीय हैं तो सेलुलर ही होते हैं। ये बहुकोशिकीय होते हैं तो ये मल्टी सेलुलर और इनके लूज टिश्यूज होते हैं, इनके जो उत्तक होते हैं वो काफ़ी ढीले होते हैं। प्लांट में बात करें तो टिश्यू और ऑर्गन लेवल पे डेवलपमेंट होता है और यहाँ पर टिश्यू ऑर्गन सिस्टम, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये थोड़ी सी चीज़ें अभी मैं पोरीफेरा, कोलेंट्रेटा और इनके बेसिस पर जब मैं डिवाइड करूँगा तो और भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। इनकी बात करें तो ये ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं, साथ साथ हेट्रोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। ये भी ऑटोट्रॉपिक हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। ये जो है सेप्रोफिटिक या हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं तो इनको ऑटोट्रॉपिक कहा जाता है। हम नहीं बना सकते तो हेट्रोट्रॉपिक या सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है, क्योंकि एनिमल्स के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो इस तरीके से हम इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं। तो होप कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आज के कुछ क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यूनिसेलर प्रोकैरियोट्स फाइंड इट्स प्लेस इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एज। यूनिसेलर मतलब एक कोशिकीय, प्रोकैरियोट 5 साम्राज्य वर्गीकरण में अपना स्थान कहां पाता है, मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, कवक में या कोई भी नहीं। तो इसका आंसर तो आसानी से कोई भी देख सकता है अगर लेक्चर देखा हुआ है तो। इसके बाद क्या है, इसके बाद है स्कैवेंजर्स ऑफ द अर्थ। अब देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा विचार कीजिएगा। स्कैवेंजर का मतलब क्या होता है, तो स्कैवेंजर मतलब जो धरती के ऊपर जो आपकी मल है या कुछ भी ऐसी चीजें हैं जो डिकम्पोज हो रही हैं, तो ये डिकम्पोज करने में, इस पृथ्वी का मेल्ट होने में या उनको खत्म करने में कौन मदद करता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई या प्लांटे। तो ये जो है आपको पढ़ा चुका हूं मैं क्लास में, बस ये क्वेश्चन को थोड़ी सी लैंग्वेज अलग करके पूछी गई है। अगला क्वेश्चन है, द ओल्डेस्ट प्रोकैरियोट इज, सबसे पुराना प्रोकैरियोटिक क्या है। तो आर्की बैक्टीरिया है, साइनो बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गे है, इन तीनों में सबसे पुराना कौन सा है ये आपको बताना है।
इसके बाद मोस्ट फंगाई आर, जो भी आपके फंगस होते हैं, अधिकांश कवक वो स्वपोषी होते हैं, परपोषी होते हैं, कैमिलिथोट्रॉफ होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं। अगर लेक्चर देखा होगा तो आपको बनेंगे, बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, तो घबराना नहीं है। इस लेक्चर को अगर थोड़ा भी कहीं चीज़ें हो रही हैं, फिर से आप वापस से इस लेक्चर को स्टार्ट करिए और पहले आप सेल्स और टिश्यूज़ को थोड़ा सा देख लीजिए, तो आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, द कॉमन मशरूम एंड द टेडस्टूल दैट वी कॉमनली बिलोंग्स टू। आम मशरूम और टोडस्टूल जो हम आम तौर पर देखते हैं वो क्या है? मोनेरा है, प्रोटेस्टा है, कवक है, या प्लांटे हैं? तो ये आपको बताना है कि जो मशरूम होता है या आपका ये टोडस्टूल होता है, ये क्या होते हैं। तो होप ये यहाँ तक चीज़ें आपको बन जाएंगी। तो इनके आंसर ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन में, उसके ऊपर मैं भी रिप्लाई करूंगा। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आती है तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर इंक्लूड करिए। किसी तरह की और इश्यूज़ हैं तो इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझसे जुड़ सकते हैं, मेल मुझे भेज सकते हैं। इस पीडीएफ का जो लिंक होगा, इस लेक्चर का पीडीएफ ऊपर दिए हुए टेलीग्राम लिंक पर मैं अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा हैंड रिटन नोट्स ज़रूर बनाते रहिए। साथ साथ अगर आप लोग जितने लोग सीरियसली इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए कोई भी तरह की दिक्कत आ रही है तो मेरे को बिल्कुल कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।